नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाज़ीवादी विचारधारा अथवा नाज़ीवाद के सिद्धांत। ओके, चाहे आप नाज़ीवादी विचारधारा कहिए, चाहे कहिए नाज़ीवाद के सिद्धांत। तो इसके पहले भी मैंने नाज़ीवाद और हिटलर पर 3 वीडियो बनाई हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नाज़ीवादी विचारधारा अथवा नाज़ीवाद के सिद्धांत। नाज़ीवाद के सिद्धांत। सबसे पहले आप इतना देखिए जितना आप पढ़िए। ओके, देखिए हिटलर शुरुआत से ही, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। एक पैराग्राफ में पढ़ दूंगा फिर समझाऊंगा। हिटलर शुरुआत से ही जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता था। उसने अपनी आत्मकथा मेन काम्फ में लिखा है, या तो जर्मनी एक विश्व शक्ति बनेगा या नष्ट हो जाएगा। नाज़ीवाद व्यक्तिवाद, जनतंत्रवाद, उदारवाद, साम्यवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति का विरोधी था। नाज़ीवाद का कोई स्पष्ट सुनिश्चित सिद्धांत या दर्शन नहीं था, किंतु हिटलर के द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर हम नाज़ीवाद के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यह बताया गया कि भाई चूँकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, मैंने कई बार बताया। तो उसके बाद जब जर्मनी की पराजय हो गई इस युद्ध में, तो जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई, बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, उसके तमाम प्रदेशों को छीन लिया गया। तो इससे जर्मनी की जो जनता थी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, और उसमें सेना में था हिटलर, तो वो भी गुस्से में था क्योंकि उसकी सेना हार गई थी। तो हिटलर ने अपने आप से वादा किया था कि हम या तो जर्मनी को विश्व की शक्ति बनाएंगे या फिर जर्मनी एकदम बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसने अपनी आत्मकथा मेन काम्फ में लिखा था ऐसा, जब वो जेल गया था। ओके, तो उसने अपनी आत्मकथा जेल में ही लिखी, मेन काम्फ नाम से। उसमें उसने लिखा कि या तो हम जर्मनी को विश्व की शक्ति बना देंगे या फिर जर्मनी नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब वो विश्व से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि जर्मनी को विश्व स्तर पर अपमानित किया गया था। इसलिए वो कहता था कि हम प्रत्येक देश से बदला लेंगे जिसने भी जर्मनी को अपमानित किया है। ओके, तो इस प्रकार ये उसकी विचारधारा थी। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है। नाज़ीवाद जो था ये व्यक्तिवाद का विरोधी था, जनतंत्र यानी लोकतंत्र का विरोधी था, उदारवाद का विरोधी था, साम्यवाद का विरोधी था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति का विरोधी था। ये शांति का विरोधी था। ये कहता था अगर किसी देश को प्रगति करनी है तो उसे निरंतर युद्ध करते रहना चाहिए। ओके, साम्राज्यवादी भावना रखनी चाहिए, विस्तारवादी भावना रखनी चाहिए, ना कि शांति विरोधी। ओके, ये शांति की भावना रखने के लिए नहीं कहता था। कहता था आप हमेशा दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करते रहें, तभी आपके देश की प्रगति होगी। तो वैसे तो देखें तो नाज़ीवाद का कोई स्पष्ट सुनिश्चित दर्शन सिद्धांत नहीं था, किंतु हिटलर के द्वारा घोषित 25 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर हम नाज़ीवाद के सिद्धांत को समझ सकते हैं। ओके, कहीं मतलब लिखा नहीं है कि हिटलर ने कहीं लिखा हो कि ये सिद्धांत है नाज़ीवाद के, लेकिन उसके कुछ विचार थे, उसने कुछ बातें की, कुछ भाषण दिए, उसी के आधार पर हम उसके कुछ सिद्धांतों को समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज्य की सर्वोच्चता। ओके, नाज़ीवाद में क्या था, राज्य को ही सब कुछ माना जाता था। राज्य के सामने व्यक्ति महत्वहीन है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, यानी कि जो कुछ भी है पूरी शक्ति किस में है, राज्य में। तो ये पहला सिद्धांत है, इसको पढ़ लेते हैं। हिटलर हीगल के राज विषयक सिद्धांत में विश्वास रखता था। मैं पहले पढ़ दूंगा एक पैराग्राफ, फिर समझाऊंगा। ओके, हिटलर का मानना था कि व्यक्ति के समस्त कार्य तथा विचार राज्य की सेवा के लिए होने चाहिए। वह राज्य को सर्वोपरि मानता है तथा कहता है कि नागरिकों के प्रति राज्य का कोई कर्तव्य नहीं बल्कि केवल अधिकार है। हिटलर के अनुसार राज्य उस कच्चे माल से बनता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ राज्य लिखा है वो राज्य होगा। ओके, तो वो कहता था राज्य उस कच्चे माल से बनता है जिसे हम वोक कहते हैं। वोक का मतलब प्रजाति। राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह वोक की जातीय शुद्धता बनाए रखें। इस प्रकार नाज़ी राज एक सर्वसत्ता संपन्न संस्था है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हावी है और उसके समक्ष व्यक्ति महत्वहीन है। अब समझ लीजिए, एक दार्शनिक था, ओके, हीगल, तो उसने राज विषयक सिद्धांत दिया था। मतलब उसने बताया अपने सिद्धांत में, हीगल ने, कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य के आगे व्यक्ति महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसी सिद्धांत में विश्वास रखता था हिटलर।
ओके, हिटलर का मानना था कि भाई व्यक्ति का जितना भी कार्य है वो सब किसके प्रति है, राज के प्रति, यानी व्यक्ति को समस्त कार्य तथा विचार राज की सेवा के लिए ही करने चाहिए। जो राज के है वो व्यक्ति को करना चाहिए। राज को सर्वोपरि माना कि सबसे ऊपर कौन है, राज। कहता था नागरिकों के प्रति राज का कोई कर्तव्य नहीं है। ओके, मतलब नागरिकों के लिए राज कुछ करे या ना करे, लेकिन राज के लिए नागरिकों को सब कुछ करना चाहिए। ओके, हिटलर के अनुसार राज उस कच्चे माल से बनता है जिसे हम वोक कहते हैं। वोक का मतलब प्रजाति, प्रजाति का मतलब यहाँ पर एक ही जाति के लोग एक देश में रहें। अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा। हिटलर कहता था कि राज प्रजाति से बनता है, अर्थात एक राज्य में एक ही प्रजाति के लोग रहें और राज्य का एक कर्तव्य है कि प्रजातीय शुद्धता बनाए रखे। प्रजातीय शुद्धता का मतलब एक राज्य में कोई दूसरी प्रजाति का लोग ना आ पाए। ओके, एक राज्य में एक ही प्रजाति के लोग रहेंगे तो शुद्ध रहेगा, अब भाई मिक्स हो जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार नाजी राज एक सर्वसत्ता संपन्न संस्था है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हावी है और व्यक्ति महत्वहीन है। ओके, तो यह राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। फिर यहाँ पर दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र विरोधी। तो मैंने आपको बताया कि जनतंत्र या गणतंत्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। वैसे गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर होता है, लेकिन प्रजातंत्र, लोकतंत्र ये सब लगभग सेम ही है। ओके, तो इसका विरोधी था। अब देख लेते हैं इसमें। हिटलर का नाजीवाद लोकतंत्र का विरोधी था। उसने व्यक्ति को नज़रअंदाज किया। इस तरह नाजीवाद सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना में विश्वास रखता था जहां व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। नाजीवाद के अनुसार राज्य में जनता के प्रतिनिधियों की कोई ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए जो बहुमत से निर्णय करे। राज्य में निर्णय लेने वाली केवल एक संस्था होनी चाहिए जो चुने हुए नेता की सहायता करेगी। देखिए, अब ये प्रजातंत्र का पूर्ण विरोधी था। ये कहता था भाई राज्य में कोई ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए जो बहुमत से निर्णय करे। जैसे प्रजातंत्र में क्या होता है, बहुमत से निर्णय होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पर किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो फिर निर्णय लिया जाता है। जबकि हिटलर इसका विरोधी था। वो कहता था ऐसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, यानी लोकसभा राज्यसभा नहीं होना चाहिए कि बहुमत से निर्णय हो। केवल एक संस्था होनी चाहिए और वो चुने हुए राजा की सहायता करने के लिए, ना कि निर्णय करने के लिए। ओके, तो इस तरह इसने व्यक्ति को नज़रअंदाज किया कि व्यक्ति महत्वहीन है, सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा और एक संस्था होगी और वही संस्था उस व्यक्ति की मदद करेगी, सहायता करेगी और व्यक्ति पूरे कानून बनाएगा और कोई दूसरा संस्था, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। ओके, क्योंकि लोकतंत्र में अनेक पार्टियां होती हैं। तो इसने कहा लोकतंत्र का हम विरोध करते हैं। तो ये दूसरा। फिर यहाँ साम्यवाद का विरोध। हिटलर का नाजीवाद साम्यवाद का कट्टर विरोधी था। ओके, मतलब साम्यवाद सरकार, जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक तो साम्यवाद एक पूंजीवाद। तो ये जो था साम्यवाद का विरोधी था। रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और इस क्रांति की सफलता से साम्यवादी उत्साहित हो गए और वह पूरे विश्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। जर्मनी के पूंजीपति, उद्योगपति, भूमिपति, धनिक वर्ग सभी साम्यवादी सरकार से डरते थे। जर्मन जनता के समर्थन हेतु नाजियों ने साम्यवादी विरोधी भावना को और भी प्रचारित किया। ओके, तो ये मैंने आपको जब नाजीवाद के उत्पत्ति के कारण पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये साम्यवाद विरोधी था। ओके, तो मतलब साम्यवाद जैसे बेसिकली रूस में स्थापित था। रूस में उस समय 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई और उसमें रूस में साम्यवादी सरकार बनी। तो अब वहाँ से जब साम्यवादी सरकार बनी तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई, साम्यवादी उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि हम पूरे विश्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना करेंगे। तो जर्मनी के जो भूपति थे या फिर हम कहें कि उद्योगपति, पूंजीपति, ये सब डर गए कि अगर हमारे यहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ओके, निजीकरण को हटा दिया जाएगा। तो पूंजीपति, उद्योगपति डरने लगे। तो उन्होंने किसका समर्थन दिया, हिटलर का, क्योंकि हिटलर भी साम्यवादी सरकार का विरोधी था, क्योंकि हिटलर रूस का विरोधी था। ओके, क्योंकि जर्मनी और रूस की दुश्मनी थी तो हिटलर रूस से जलता था, इसलिए साम्यवादी सरकार से भी जलता था। तो पहला मतलब ये तीसरा आपका सिद्धांत हो गया। फिर अगला सिद्धांत है जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता। अब इसको मैं पहले समझा देता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। ओके, तो जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता का मतलब यही है कि जो जर्मन के लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं। मैंने अभी बताया नहीं कि जो जर्मनी में रहने वाले हैं सिर्फ वही लोग श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निम्न जाति के हैं। ऐसा हिटलर का मानना था। वो कहता था कि जर्मन में रहने वाले जो आर्य हैं
वही जर्मनी के असली निवासी हैं, बाकी सब विदेशी हैं और इनको देश से बाहर निकालना चाहिए। ये सब निम्न जाति के हैं, जबकि सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है? जर्मन जाति। तो यही उसकी भावना थी। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, नाजीवाद का आधारभूत सिद्धांत प्रजातिवाद था। प्रजातिवाद मैंने आपको बताया। नाजीवाद के अनुसार आर्य, आर्य का मतलब जर्मन आर्य, ओके, जर्मनी में रहने वाले आर्य, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति हैं, योग्य हैं और प्रतिभाशाली हैं, ओके। हिटलर ने कहा कि विश्व में रहने वाली आर्य लोग ये विश्व के सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे योग्य हैं और सबसे प्रतिभाशाली प्रजाति हैं। हिटलर के अनुसार मानव संस्कृति ने जितनी प्रगति की है उसकी आधारशिला आर्यों ने तैयार की। मतलब जितने भी आविष्कार हुए, जितनी भी सभ्यता संस्कृति सीखी लोगों ने, किसने सिखाया? आर्यों ने ही सभी को सिखाया है। इस दृष्टि से जर्मन प्रजाति अन्य सभी प्रजातियों से श्रेष्ठ है, अतः उसे अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। इसके अनुसार प्रजातीय मिश्रण किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट कर देते हैं। हिटलर ने अपने देश से यहूदियों को बाहर निकालने के लिए और उनका खात्मा करने के लिए यहूदियों की समस्या का अंतिम समाधान करना शुरू किया, जिसके अंतर्गत यहूदियों को यातना केंद्रों में भेजा गया, जहां उन्हें गैस के चैम्बरों में मार डाला गया। तो अब चूंकि हिटलर चाहता था कि हमारे देश में सिर्फ एक ही प्रजाति के लोग रहें, वो भी कौन? आर्य। तो इसने क्या किया? अपने देश से यहूदियों को निकालना शुरू किया। अब उनका एक उपाय सूझा, मतलब एक उपाय बनाया कि इनको कैसे निकाला जाए। तो उसने कहा कि यहूदियों का हम लोग अंतिम समाधान करेंगे, मतलब जितनी समस्याएं हैं यहूदियों का, उनका अंतिम समाधान, मतलब एक ही समाधान करेंगे और उनका पूरा समस्या हल हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि उनको कैद करके, पकड़ करके गैस चैम्बरों में बंद कर दिया गया। मतलब एक जैसे रूम बना दिया गया, उसमें यहूदियों को भर दिया गया, फिर उसमें जहरीली गैस छोड़ दी गई, तो उसे बोलते हैं गैस चैम्बर, ओके। उसमें वो लोग, यहूदी लोग मारे गए, मतलब बहुत ज़्यादा मारे गए थे। फिर ऐसे मतलब एक ऐसे बेड़ा बना दिया जाता था और इधर चारों तरफ क्या होता था? तार होते थे करंट वाले, और इसमें यहूदियों को डाल दिया जाता था। एक लोग को अगर करंट लगा तो सारे को लग जाता था, तो यहूदी इस प्रकार भी मरते थे। मतलब उसने कहा यहूदियों का अंतिम समाधान करने का यही तरीका है कि उनको मार दो, ओके। तो जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता थी कि भाई हमारे देश में आप क्यों हैं, हमारे देश में सिर्फ हमारे देश के ही लोग रहेंगे। तो ये भी चौथा सिद्धांत है, ओके। तो जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता, साम्यवाद का विरोध, लोकतंत्र का विरोधी, राज्य की सर्वोच्चता, 4 सिद्धांत अभी तक आपने पढ़े। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है शक्ति, युद्ध और सैन्यवाद में विश्वास। तो मैंने बताया ना कि जो हिटलर था वो शांति का विरोधी था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विरोधी था। वो हमेशा युद्ध चाहता था कि युद्ध ही होता रहे, ओके। तो ये शक्ति, युद्ध और सैन्यवाद में विश्वास रखता था, शांति का विरोधी था। देखिए, नाजीवाद शक्ति और युद्ध दर्शन में विश्वास रखता था। शक्ति और युद्ध में विश्वास करने के कारण ही जर्मनी ने शक्तिशाली सैन्य तंत्र को लक्ष्य बनाया अपना। हिटलर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति का विरोधी था। फिर इतना लिख देना, ओके, बस आपका हो जाएगा। फिर है महान नेता की संकल्पना। मतलब इसका एक सिद्धांत था कि नेता ही सब कुछ है। नेता के जो मतलब विचार हैं, जो नेता बोलता है वही सब कुछ क्या है? कानून है, विधि है। यानी कि नेता के आगे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जो नेता कहेगा वही सबको करना चाहिए, सभी को नेता की पूजा करनी चाहिए, ओके। ये हिटलर का एक सिद्धांत था। जैसे नाजी दल संपूर्णता, फ्यूहरर प्रिंसिप्ट। प्रिंसिप्ट का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं सिद्धांत, चूँकि प्रिंसिपल से बना है, और फ्यूहरर का मतलब नेता, ओके। तो प्रिंसिप्ट, फ्यूहरर का मतलब होता है नेता के सिद्धांत, ओके। तो नाजी दल किस पर आधारित था? नेता के सिद्धांत पर आधारित था, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं फ्यूहरर प्रिंसिप्ट पर आधारित था। इसके तहत नेता की इच्छा को ही विधि माना गया। विधि मतलब कानून माना गया। कहा गया कि फ्यूहरर यानी नेता सदैव सही होता है और उसकी आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है। इस प्रकार नेता की पूजा के सिद्धांत को स्थापित किया गया। मतलब सभी लोगों को नेता की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए, जो नेता कहे वही करना चाहिए, उसके इतर कुछ नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर है उग्र विदेश नीति। छोटे छोटे सिद्धांत, मतलब 3-3 लाइन में मैंने लिखा है ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। समझ के लिए मैंने छोटे छोटे इसको पॉइंट में लिखाया है। उग्र विदेश नीति इसका भी सिद्धांत था। नाजीवाद गौरव को स्थापित करने के लिए आक्रामक विदेश नीति में विश्वास रखता था,
ओके, नाजीवाद क्या करता था, अपने गौरव को स्थापित करने के लिए आक्रामक विदेश नीति में विश्वास रखता था। मैंने शुरू में बताया कि वो सहयोग वगैरह को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, शांति को तवज्जो नहीं देता था। आक्रामक विदेश नीति मतलब सीधे युद्ध की नीति। इसके तहत उसने विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति पर बल दिया, मतलब अपने देश का विस्तार करो, साम्राज्य बढ़ाओ। और यह कहा गया कि जिस राज्य का विस्तार नहीं होता उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ओके, हिटलर ने कहा कि अगर कोई राज्य शांति में विश्वास रखता है, अपने राज्य की प्रगति नहीं करता है, विस्तार नहीं करता है, तो उसकी जो प्रगति है वो रुक जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें विस्तार करते रहना चाहिए, साम्राज्यवाद में विश्वास रखना चाहिए। फिर इसका जो लास्ट है इसको भी देख लीजिए, निवास क्षेत्र का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं लेवेंसराम। ओके, लेवेंसराम या इसको बोलते हैं हिंदी में निवास क्षेत्र का सिद्धांत। अब इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। देखिए, हिटलर ने कहा चूँकि जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है, सबसे योग्य है, प्रतिभाशाली है, इसलिए जर्मन जाति को अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। चूँकि विश्व की सारी प्रजातियाँ निम्न स्तर की हैं, तो उनको जितने भी प्रदेश जर्मनवासी मांगे दे देने चाहिए। मतलब जर्मन को पूरे देश पर शासन करने का अधिकार है, जिनका क्षेत्र चाहे जिनका कब्जा कर लें। ओके, जिनका संसाधन चाहे हड़प लें, निम्न जातियों को स्वेच्छा से दे देनी चाहिए कि ये लो भगवान ले जाओ, तुम श्रेष्ठ हमसे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको बोलते हैं निवास क्षेत्र का सिद्धांत। तो देखिए, निवास क्षेत्र का सिद्धांत श्रेष्ठ प्रजाति के सिद्धांत से संबंधित है। हिटलर का मानना था कि श्रेष्ठ प्रजाति होने के कारण जर्मन लोगों को विश्व के श्रेष्ठ स्थानों तथा प्राकृतिक संपदा को अधिकृत करने का अधिकार है। निम्न प्रजातियों को इन स्थानों को जर्मनी को दे देना चाहिए। हिटलर कहता था कि जर्मनी की जनता को इतना भूभाग अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए जितना पृथ्वी पर उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है। मतलब जितना जर्मनी लोग चाहें, यानी जर्मन के लोग जितना भूमि चाहें उतना कब्जा कर लें, और लोगों को दे देना चाहिए स्वेच्छा से कि लो ले जाओ, कब्जा करो। ये कहता था। क्यों ऐसा कहता था? क्योंकि वो मानता था कि जर्मनी के लोग श्रेष्ठ हैं और प्रतिभाशाली हैं, इन्होंने ही विश्व को सभ्यता और संस्कृति सिखाई है। तो ये मैंने आपको बताया ओके सिद्धांत कि भाई नाजीवाद या फिर हिटलर के पार्टी का जो सिद्धांत था वो क्या था, उसकी विचारधारा क्या थी। तो ये चौथा वीडियो था हिटलर और नाजीवाद पर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा टॉपिक विश्व इतिहास में पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।